नमस्कार। पीवाईक्यूज अभ्यास की आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आधुनिक भारत की पीवाईक्यू अभ्यास की इस कक्षा में आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम 18वीं शताब्दी की राजनीतिक स्थिति, इससे संबंधित जो पीवाईक्यूज हैं उसको आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पीवाईक्यू अभ्यास की जो श्रृंखला को शुरू किए हैं उसमें इंडियन हिस्ट्री से संबंधित जो पीवाईक्यूज हैं उसकी हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत हम यूपीएससी, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसी पीसीएस परीक्षाओं की पूर्व वर्ग के प्रश्नों की हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि हम 1990 से लेकर अब तक के लगभग 35 ईयर के क्वेश्चन हम आपके साथ चर्चा कर सकें। इसके तहत हमने मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यूज के साथ शुरुआत की है। आधुनिक भारत के पीवाईक्यूज के तहत हमने इससे पहले मुख्य रूप से जो पहला टॉपिक किया था वह है आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन था। यूरोपीय कंपनी आगमन के टॉपिक के तहत हमने यूपी और सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपके साथ साझा किया, और अब हम जिस नए टॉपिक को आपके साथ लेने जा रहे हैं वह है आपका 18वीं शताब्दी की स्थिति। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के तहत हम पीवाईक्यूज को देखेंगे, जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि उस समय के जो मुगल साम्राज्य की स्थिति थी वह क्या थी, जिसको उत्तरवर्ती मुगल या लेटर मुगल के नाम से जाना जाता है, और ये लेटर मुगल किस प्रकार से लगातार कमजोर होते जा रहे थे, और इन्हीं की कमजोरी के चलते क्या हुआ, तो कुछ रीजनल स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? कुछ क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हुआ। ये जो क्षेत्रीय राज्य हैं ये मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित करके देखे जाते हैं। इसमें जो पहली श्रेणी के राज्य होते हैं उनको उत्तराधिकारी राज्य बोला जाता है या उनको सक्सेसर स्टेट्स कहते हैं। जो दूसरे होते हैं उनको विद्रोही राज्य या फिर नवीन राज्य कहा जाता है, और जो तीसरे होते हैं उनको स्वतंत्र राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। जो उत्तराधिकारी राज्य हैं उसमें मुख्य रूप से बंगाल की चर्चा की जाती है, उसमें मुख्य रूप से हैदराबाद की चर्चा की जाती है, और इसमें अवध की चर्चा भी की जाती है। जो आपके विद्रोही राज्य होते हैं उसमें मुख्य रूप से जाट राज्य की चर्चा की जाती है, उसमें मुख्य रूप से सिख राज्य की चर्चा की जाती है, और इसमें मराठा राज्य की चर्चा भी की जाती है। जो स्वतंत्र राज्य होते हैं उसमें हम बात करते हैं मुख्य रूप से इसमें मैसूर राज्य की और ट्रावनकोर राज्य की। इसके अलावा इसमें कुछ राजपूत राज्यों की भी चर्चा की जाती है, जिसमें जयसिंह द्वितीय का राज्य काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें कुछ छोटे छोटे राज्यों को भी शामिल किया जाता है, जिसमें रुहेलखंड का राज्य हो गया, फर्रुखाबाद का राज्य हो गया, इनको भी हम पढ़ते हैं। अब इन जो क्षेत्रीय राज्यों के बारे में जो क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। फिर 18वीं शताब्दी के तहत ही हम यह भी देखेंगे कि किस तरीके से भारत में जो अंग्रेजों का प्रभुत्व है वह बढ़ रहा है। इसकी कहानी बहुत आसान है कि अगर मान लीजिए केंद्रीय शक्ति कमजोर होगी यानी मुगल कमजोर होंगे और रीजनल पावर शक्तिशाली होंगी, तो रीजनल पावर्स जो हैं वह एक उभरती हुई ब्रिटिश शक्ति का सामना कर पाने में बहुत ज्यादा तरीके से अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, और इसका परिणाम ये निकलेगा कि एक एक करके सभी जो रीजनल स्टेट्स हैं वह किसके अधीन आ जाएंगे, तो ब्रिटिशों के अधीन आ जाएंगे। इसमें मैसूर के साथ उनके युद्ध होंगे, इसमें सिखों के साथ उनके युद्ध होंगे, इसमें मराठों के साथ उनके युद्ध होंगे, और बाकी धीरे धीरे सभी राज्यों को वो अपने अधीन ले आएंगे, जिनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो एक एक करके इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहले हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज को देख लेते हैं। चलिए, तो लेटर मुगल के तहत इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जो क्वेश्चन है वह आपका 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन है मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पहले अंत कैसे हुआ। आपके ऑप्शन हैं उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया, सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, कि मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के चलते उनकी मृत्यु हुई। अब इसको समझने से पहले सबसे पहले हम एक मुगल वंशावली को देख लेते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। जब हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, जब हम
मुगल एम्पायर की बात करते हैं तो इसको बेसिकली दो भाग में बांटा जाता है। एक जो काल है वो 1526 से लेकर 1707 तक देखा जाता है, और दूसरा जो है वो 1707 से लेकर 1858 तक देखा जाता है। ये जो 1526 से लेकर 1707 का समय है, इसमें जो शासक हुए, जिसमें आप बाबर का नाम याद रख सकते हैं, हुमायूं का नाम याद रख सकते हैं, अकबर का नाम याद रख सकते हैं, जहांगीर का नाम याद रख सकते हैं, शाहजहां का नाम याद रख सकते हैं, और उसके बाद औरंगजेब का नाम याद रख सकते हैं। यह जो 6 शासक हैं, इन्हें मुख्य रूप से महान मुगलों की श्रेणी में रखा जाता है, यानी इनको ग्रेट मुगल्स कहा जाता है। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद से ही मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया, और 1858 तक आते आते जब अंततः मुगल साम्राज्य को औपचारिक रूप से समाप्त किया गया तो मुगल बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके थे, और कहा जाता है कि उनकी सत्ता जो है वो केवल लाल किले तक ही रह गई थी। तो ये जो लगभग आप मान सकते हैं कि लगभग 150 साल का ये जो लगभग इतिहास है, इसमें किस तरीके से मुगल लगातार कमजोर हुए इसको समझना है, और किस तरीके से जो है उनमें लगातार कमजोरी होने के चलते किस तरीके से ब्रिटिशों का शासन मजबूत हुआ इसको समझना है। तो उत्तरवर्ती मुगल में किसके बारे में पढ़ा जाता है? तो औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी उनके बारे में पढ़ा जाता है, जैसे कि बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ा जाता है, जिसे हम एक तरीके से कह सकते हैं शाह आलम प्रथम, या फिर जो है उसे मुअज्जम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो है इसमें दूसरे शासकों के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे कि जहानदार शाह के बारे में पढ़ा जाता है, फर्रुख सियर के बारे में पढ़ा जाता है, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। इसके अलावा मोहम्मद शाह रंगीले के बारे में पढ़ा जाता है, अहमद शाह के बारे में पढ़ा जाता है, आलमगीर द्वितीय के बारे में पढ़ा जाता है, शाह आलम द्वितीय के बारे में पढ़ा जाता है, अकबर द्वितीय के बारे में पढ़ा जाता है, और अंततः जो अंतिम शासक है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर कहा जाता था, उसके बारे में पढ़ा जाता है। और लगभग ये जो 150 साल का इतिहास है उसमें 1858 तक आते आते मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए जो लेटर मुगल्स हैं उनका पूरा कार्यकाल और उनसे संबंधित सभी शासकों की लिस्ट दे दी है, इसे आप पढ़ सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि चलिए ये तो शासक हो गए, इसमें जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि मुख्य रूप से ये जो जहानदार शाह है उसका अंत किस प्रकार से हुआ, तो उसको समझने के लिए थोड़े से बैकग्राउंड की ज़रूरत है, उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो मुगल बादशाह जहांगीर के शाह के शासन का अंत किस प्रकार से हुआ, तो मुख्य रूप से कहानी शुरू होती है 1707 और उसके बाद से। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके पुत्र, 3 पुत्र है उस समय, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इन तीनों के मध्य क्या हुआ, तो उत्तराधिकार का युद्ध होना शुरू हो गया, और इसमें अंततः जो सबसे बड़ा पुत्र था मुअज्जम, वह जो है विजयी होता है। अब ये जो मुअज्जम है यही गद्दी पर जब बैठेगा तो 1707 से लेकर 1712 तक शासन करेगा, और ये मुअज्जम खुद को बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठाता है। इसने 5 साल तक कोशिश करी कि हम जो उभरता हुआ साम्राज्य है या औरंगजेब के काल से जो लगातार कमजोर होता साम्राज्य है उसको थोड़ा सा हम रोक के रख सकें, लेकिन मोटे तौर पर वो कुछ बहुत ज्यादा कर पाता उससे पहले ही जो है 1712 में उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो एक बार फिर से क्या हुआ, तो फिर से जो है आप देख सकते हैं कि उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया, और उत्तराधिकार के संघर्ष में एक, आप कह सकते हैं, एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम था जहानदार शाह, ठीक है, क्या नाम था, जहानदार शाह, वह जो है विजयी होता है। जहानदार शाह क्या होता है, विजयी होता है। लेकिन उसके काल तक आते आते एक नवीन प्रवृत्ति देखने को मिलती है, और ये नवीन प्रवृत्ति क्या है कि अब जो राजा के अधीनस्थ सरदार हुआ करते थे, राजा के अधीनस्थ आप कह सकते हैं उनके जो मंत्री वगैरह हुआ करते थे, वो अब शक्तिशाली हो गए हैं, और जो राजा है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। यानी जहानदार शाह के साथ क्या हुआ कि यह इतना योग्य नहीं था, बल्कि ये इसलिए राजा बन पाने में सफल रहा क्योंकि उसे उस समय का जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसका आप नाम याद रख सकते हैं, जिसका नाम था जुल्फिकार खान, उस जुल्फिकार खान के सहयोग से वो राजा बना था। यानी जहानदार शाह की उपलब्धि क्या है, तो जहानदार शाह की उपलब्धि केवल इतनी है कि वह जो है जुल्फिकार खां के सहयोग से राजा बना है।
वह जो है जहांदार शाह खुद बेहद कमजोर है, ठीक, वह जो है अयोग्य है और सारा का सारा जो प्रशासन है वो जुल्फिकार खां के हाथ में है। अब इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि 1712 में जब राजा बन गया तो लगातार उसके समय के राजा से, मतलब जब से वो राजा बना उसके समय के प्रारंभ से ही जो है संघर्ष होना शुरू हो गया। बाकी सभी जो उत्तराधिकारी हैं या फिर उनके अधीनस्थ जो मंत्री सामंत हैं वो सब सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम राजा बन जाएं, और यही कारण रहा कि वह जो है बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर सका। 1713 तक आते आते स्थिति क्या हो गई? 1713 तक आते आते स्थिति ये हो गई कि उसी का एक रिश्तेदार हुआ करता था, उसी का भतीजा था, जहांदार शाह का भतीजा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने जो है सम्राट के पद का दावा किया और उसको मदद कर रहे थे सैयद ब्रदर्स, ठीक है, ये इंडियन मुसलमान की श्रेणी में आते थे, सैयद बंधु इन्हें कहते हैं, राजा निर्माता, किंग मेकर्स, और उनकी मदद से क्या हुआ तो फर्रुखसियर राजा बर पाने में सफल रहा। इस तरीके से हुआ क्या कि जहांदार शाह जो है मात्र 1 साल ही शासन कर सका और एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में वो जो है अपने भतीजे के द्वारा पराजित हुआ और उसको खत्म कर दिया गया। इस तरीके से मात्र 1 साल में जो है उसकी सत्ता समाप्त हो गई। अब देखिए इसमें आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, इसको आप थोड़ा समझिए कि जो औरंगजेब था, यहाँ पे आपको औरंगजेब दिखाई दे रहा है। जब औरंगजेब था, जब 1707 में उसकी मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। उत्तराधिकार के संघर्ष में मुख्य रूप से उसके 3 पुत्रों ने भाग लिया, जिसमें एक हमारा मुअज्जम था, ठीक, जो बाद में बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बना, ठीक, दूसरा जो है एक आपका आजम था, ठीक, और जो तीसरा था वो था आपका कामबख्श। 3 लोग थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इसमें जो बहादुर शाह फर्स्ट है यानी जो मुअज्जम है वह ज्यादा आप कह सकते हैं लोगों का समर्थन हासिल कर सका और फाइनली जो है वो राजा बन गया। लेकिन वह 1712 में क्या हो जाता है, 1712 में उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी 1707 से लेकर 12 तक ही वो शासन किया। अब जब बहादुर शाह फर्स्ट है, बहादुर शाह फर्स्ट जैसे ही जो है मरता है तो उसके जो पुत्र हैं उन सब में आपस में होना शुरू हो जाएगा संघर्ष, जिसमें जहांदार शाह यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, रफी उस शान आपको दिखाई दे रहा है, अजीम उस शान दिखाई दे रहा है, ठीक, इसके अलावा जो है ख्वाजा अख्तर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो इसके पुत्र हैं ये आपस में लड़ने लगेंगे और जो जहांदार शाह है वो जुल्फिकार खां की मदद से बन जाएगा राजा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह जो है कमजोर है, जुल्फिकार खां जो है सारे शासन पे कब्जा किए हुए हैं और निश्चित तौर पर जो बाकी उत्तराधिकारी हैं उनके मन में आ रहा है कि हम भी क्यों ना राजा बन जाएं। तो इसका कुल मिला के परिणाम क्या निकला? इसका कुल मिला के परिणाम ये निकला कि इसके जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे, ठीक है, उनमें जो है आपस में संघर्ष होना शुरू हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है अजीमुशान, अजीमुशान का जो पुत्र था फर्रुखसियर, उस फर्रुखसियर को जो है उस समय के जो शक्तिशाली सामंत हैं जिनमें सैयद बंधु या सैयद ब्रदर्स उन्हें कहा जाता है, उन सैयद बंधुओं की मदद से उसने क्या किया, जहांदार शाह को चुनौती दे दी। और अगर आप रिश्तेदारी के हिसाब से देखें तो जहांदार शाह का जो भाई था अजीमुश शाह, फर्रुखसियर कौन है तो फर्रुखसियर अजीमुस शाह का बेटा है, यानी एक तरीके से क्या हुआ, रिश्तेदारी के हिसाब से देखें तो भतीजा हुआ। तो यही सेम क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि एक युद्ध में जो है वो अपने भतीजे के द्वारा पराजित हुआ और अंततः उसको समाप्त कर दिया गया, फिर उसका भतीजा जो है वह शासक बन गया जिसका नाम था फर्रुखसियर। तो ये जो मैंने आपको पूरा टेबल दिया है, ये टेबल का फायदा क्या है, तो इस टेबल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर इस तरीके के थोड़े से टफ क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत आसानी से आप उनका जवाब दे सकते हैं। इसको 2 से 3 बार आपको देखने की जरूरत होगी, ठीक है, तो आप इसको ये याद रख सकते हैं। अब देखिए हम दूसरे टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्षेत्रीय राज्य और ब्रिटिशों का प्रभुत्व कैसे स्थापित हुआ इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है ये सिखों से संबंधित है, ठीक है, सिखों से संबंधित है। सिखों का जो राज्य है वह 18वीं शताब्दी में मुख्य रूप से आप देखेंगे पंजाब के राज्य में देखने को मिलता है, जिसमें रंजीत सिंह का जो शासन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि जो सिखों की कहानी है वह 14वीं-15वीं शताब्दी से ही शुरू हो जाती है, ठीक है, 14-15 सेंचुरी से ही शुरू हो जाती है, जिसमें शुरुआत में 10 गुरुओं की, ठीक है, 10 सिख गुरुओं की परंपरा जो है काफी महत्वपूर्ण है।
अब ये जो 10 सिख गुरुओं की परंपरा है, इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो पढ़ने का तरीका यह है कि आप इनकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में जानें, पॉलिटिकल जो इनके एस्टेब्लिशमेंट रहे उनके बारे में जानें, हालांकि शुरुआत में वो राजनीतिक रूप में सक्रिय नहीं थे। दूसरा जो है इनका तरीका वो ये है कि भक्ति आंदोलन में इनकी भूमिका क्या रही, इसके बारे में हम जानें। तो सिख गुरुओं की भक्ति आंदोलन में जो भूमिका रही है उसे तो मिडीवल हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, जिसे हम मिडीवल हिस्ट्री में देखेंगे। जो इनकी पॉलिटिकल आप कह सकते हैं अलाइनमेंट रही है, या दूसरे तरीके से कहे तो मुगल शासकों के साथ इनका संबंध जो रहा है उसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने राजनीतिक तौर पर किस तरीके से कार्य किया। और आपकी सुविधा के लिए देखिए हमने जो है आपको टेबल दी है जिसमें 10 सिख गुरुओं और उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको देखा गया है। इसको आपको याद कर लेना है और बहुत सारे क्वेश्चन आप काफ़ी आसानी से इसमें याद कर सकेंगे, मतलब हल कर सकेंगे। तो अगर हम गुरु नानक जी से इसको शुरू करें तो सिख धर्म का, या आप कह सकते हैं सिख पंथ की जो संस्थापना है वो गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई, जिन्हें सिखों का पहला गुरु माना जाता है। ठीक, इन्होंने एक पंथ चलाया जो बाद में नानक पंथ के नाम से चला, और इनके जो शिष्य हुआ करते थे यानी इनके जो फॉलोअर्स हुआ करते थे वो बाद में सिखों के नाम से लोकप्रिय हुए, यानी सिख मतलब शिष्य। आपको ध्यान रखना है कि ये जो है 15वीं शताब्दी से संबंधित है। ठीक है, 15 सेंचुरी और 16 सेंचुरी से संबंधित है, 15वीं 16वीं शताब्दी से संबंधित है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो वो किसके समकालीन होंगे, उस समय भारत में जो है इब्राहिम लोदी का शासनकाल है और बाबर का शासन है, यानी 1526 के आसपास जो है आपको इनको याद रखना है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गुरु नानक देव जी के बाद उनके जो शिष्य थे अंगद जी, वह जो है सिख गुरु बने। और इनके काल में इन्होंने, अंगद देव जी ने क्या किया, तो गुरु नानक देव जी के समय जो लंगर की व्यवस्था शुरू हुई थी, ठीक है, उनके समय भी लंगर चला करता था, आपने देखा ही होगा गुरुद्वारों में जो है लंगर की व्यवस्था होती है जिसमें जाति पाति, धर्म, लिंग और दूसरी भेदभावों को ध्यान में रखे बिना सबको एक समान भाव से भोजन कराया जाता है। तो ये लंगर की जो व्यवस्था है वो गुरु नानक देव जी का विचार था, वह भी इसको आयोजित किया करते थे। हालांकि उनके काल में ऐसा रेगुलर नहीं होता था क्योंकि वो अलग अलग स्थानों पर घूमा करते थे। अंगद देव जी ने क्या किया कि लंगर व्यवस्था को रेगुलराइज किया, लंगर व्यवस्था को क्या किया, नियमित किया। और उन्होंने अपने पंथ का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। ठीक, इसके लिए जो है उन्होंने अपनी बातों को, आप कह सकते हैं, लिखित रूप देने के लिए जो पंजाबी लिपि होती है जिसे गुरुमुखी लिपि कहा जाता है उसको विकसित किया। और इस रूप में अंगद देव जी को गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक के रूप में भी देखा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद जो अगले सिख गुरु हुए वो अमरदास जी हुए। ये अकबर के समकालीन थे और उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की जिसको मंजी कहा जाता था। ठीक है, मंजी, 22 गद्दियों की स्थापना की जिसको मंजी कहा जाता था। फिर उसके बाद उनके उत्तराधिकारी हुए रामदास जी, ये भी अकबर के समकालीन थे और इनके समय में अकबर ने बेसिकली जो रामदास जी की पत्नी थी बीबी भानी, जो आप कह सकते हैं अमरदास जी की पुत्री थी, उनको जो है 500 बीघा जमीन दी थी और इसी पर बाद में जो है अमृतसर नाम के शहर को बनाया गया। रामदास जी के जो पुत्र थे अर्जुन देव जी, वो उनके उत्तराधिकारी हुए और उसके बाद से ही आप देखेंगे कि किस तरीके से गुरु का पद पैतृक हो गया, यानी परिवार के आधार पर वे आगे बढ़ा। फिर जो 5वें सिख गुरु हैं वह आपके अर्जुन देव जी हैं। इन्हीं के समय में जो है हरमिंदर साहिब, यानी जो आज हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जिसे जानते हैं, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक, इन्होंने जो है सिख अपने शिष्यों को, आप कह सकते हैं, बेहतर तरीके से शिक्षित करने के लिए, शिक्षा देने के लिए आदि ग्रंथ की रचना की। हालांकि आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि अर्जुन देव जी के समय से ही मुगलों के साथ जो सिखों का संबंध था वो बिगड़ना शुरू हो गया। इसकी भी बहुत लंबी कहानी है, बेसिकली जो है जब हम सिख धर्म के बारे में और बात करेंगे तब हम आपको बताएंगे। बस आपको संक्षेप में ये जानना है कि इसी के चलते इनका जो है संबंध खराब होगा मुगलों के चलते, और खुसरो को समर्थन देने के चलते जो मुगलों से संबंधित है इनको जो है मृत्युदंड दे दिया गया, जिससे मुगलों के साथ जो सिखों के संबंध थे वो क्या हो गए, खराब हो गए। अब देखिए छठे सिख गुरु जो हैं, चूंकि उनके, आप कह सकते हैं, पूर्ववर्ती जो गुरु थे या पिताजी आप कह सकते हैं, उनकी चूंकि हत्या कर दी गई थी, इसी वजह से हरगोविंद जी के समय से जो है एक तरीके से सिखों में सैनिकवादी भावना पैदा होनी शुरू हो गई।
उन्होंने सिखों में सैनिक भावना को बढ़ा, उन्होंने जो है अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई और वहाँ पर एक आप हरमिंदर साहिब जो क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने जो है 12 फुट ऊंचे अकाल तख्त का निर्माण कराया, यानी स्वर्ण मंदिर में जो अकाल तख्त है उसका निर्माण जो है हरगोविंद जी के समय में किया। अब यहीं से जो है सिखों की आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से राजनीतिक भूमिका भी देखने को मिलती है। अब जो सिख गुरु जो पहले आध्यात्मिक कार्यों में ज़्यादा संलग्न हुआ करते थे, अब चूंकि मुगलों के साथ उनकी शत्रुता शुरू हो गई है तो बहुत सारे पॉलिटिकल एफिलिएशन भी कर रहे हैं, सांसारिक कार्य भी कर रहे हैं। इसके लिए हरगोविंद जी जो हैं, कहा जाता है उनके बारे में कि वो हमेशा 2 प्रकार की तलवार रखा करते थे और इसी आधार पर बाद में जो है एक मीरी पीरी परंपरा देखने को मिलती है। ठीक है, मीरी पीरी परंपरा, जिसमें मीरी पीरी का मतलब ये हो गया कि किस तरीके से जो सिख गुरु हैं, सिख गुरु जो हैं वो ना केवल, मोटे तौर पर आप ध्यान रखेंगे, जो सिख गुरु हैं वो ना केवल आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है बल्कि आध्यात्मिक शक्ति के साथ ही वो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं जो सांसारिक शक्ति हैं उसका भी प्रतीक है। तो मीरी प्रति जो है जिसमें मीर और पीर दोनों मिलकर जो हैं सांसारिक और आध्यात्मिक प्रभुत्व को दर्शाते हैं, जो गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। ठीक, सॉरी, आप याद रखें गुरु हरगोविंद जी से संबंधित है। ठीक, फिर उसके बाद जो उनको उत्तराधिकारी हुए वो हर राय और हरकिशन हुए। इनके समय में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध और हरकिशन के समय में जो है देहरादून में अलग गद्दी स्थापना। फिर नवे जो सिख गुरु हुए तेग बहादुर जी हुए, इनके समय में औरंगजेब शासक था और औरंगजेब के समय में ही जो है इनके साथ इनका विवाद हुआ जिस 1675 में इनकी हत्या करवा दी गई। 10वें जो सिख गुरु जी हुए वो आपके गुरु गोविंद सिंह जी हुए, इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इन्हीं ने जो है 1699 में 1699 में खालसा की स्थापना की। बाद में जब इनकी आप कह सकते हैं मृत्यु हो जाती है 1708 के आसपास, तब सिख गद्दी जो है जो 10 गुरुओं की परंपरा समाप्त हो जाती है और बंदा बहादुर जी के द्वारा राजनीतिक नेतृत्व दिया जाता है। ठीक है, अब इस आधार पे अगर हम देखें तो मीरी पीरी परंपरा किससे संबंधित है, तो मैंने अभी आपको बताया मीरी पीरी परंपरा तो हरगोविंद जी से संबंधित है, इसका मतलब ये सही नहीं होगा। अब गुरु अर्जुन देव जी के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया, अर्जुन देव जी जो है 5वें सिख गुरु हैं, इनके समय में मुख्य रूप से मुगलों से संघर्ष हो रहा है और उन्होंने जो है आदि ग्रंथ की रचना को किया है, तो ये सही है। ठीक, अब ये जो दल खालसा की जो पद्धति है ये रामदास जी से संबंधित नहीं है, अपितु इसकी स्थापना जो है 1748 में, ठीक है, यानी सिख गुरुओं के बहुत बाद एक कर्पूर सिंह करके एक व्यक्ति हुआ करते थे, उनके द्वारा की गई थी। ये वो समय था जब पंजाब जो है अराजकता की स्थिति में है, जब बाहर से लगातार हमले हो रहे हैं, मुख्य रूप से अफगानों के हमले हो रहे हैं, तो जो गांव हुआ करते थे उनकी रक्षा के लिए इस दल खालसा को बनाया गया था, जिसका निर्माण करने में कर्पूर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, तो यह भी सुमेलित नहीं है। और मंजी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था, आपको याद होगा किस तरीके से 22 गद्दियां जो हुआ करती थी अमरदास जी के समय में उनको कहा जाता था मंजी, तो गुरु गोविंद सिंह जी से भी ये संबंधित नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, गुरु अर्जुन देव जी। ठीक, चलिए अब ये आप याद कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है मैप से रिलेटेड है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए मानचित्र पर आपको विचार करना है और ये बताना है कि जो छायांकित क्षेत्र है वो किसके राज को दर्शाता है। सातवाहनों के राज को दर्शाता है, वातापी के राज, चालुक्यों के राज को दर्शाता है, राष्ट्रकूटों के राज को दर्शाता है कि मराठों के राज को दर्शाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र मराठों के शासन को दर्शाता है और मराठों की कहानी भी जो है बहुत लंबे से शुरू होती है। ठीक है, इस पे भी हम अलग से बात करेंगे जब हम पर्टिकुलर क्लास करेंगे। तो इसमें आप ध्यान रखना है कि मराठों की जो पूरी कहानी है वो शिवाजी के समय से शुरू होती है और शिवाजी के समय से शुरू होकर फिर आगे चलकर शिवाजी के उत्तराधिकारियों तक जाएगी, फिर उत्तराधिकारियों से कहानी आगे बढ़ती है, फिर उसके बाद पेशवाओं का काल आ जाता है, फिर पेशवाओं के काल से आगे बढ़ते हैं और फिर जो है ब्रिटिशों के साथ इनका संघर्ष होता है, ब्रिटिशों के साथ इनके युद्ध होते हैं और फाइनली जो है आप याद रख सकते हैं 1818 तक इनका जो है आप कह सकते हैं ब्रिटिश अधीनता में ले आया जाता है। तो बहुत लंबे से इनकी कहानी को समझने की जरूरत है। जब मुगल लगातार कमजोर होते गए, किस तरीके से मराठे लगातार शक्तिशाली होते गए, ये पूरी कहानी आपको समझनी है। इसमें आप मानचित्र भी याद रख सकते हैं, जैसे कि जो शिवाजी की टेरिटरी है यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से शुरुआत में शिवाजी जो हैं जो
1674 के आसपास अपना राज्य बनाए थे। उस समय उनकी जो टेरिटरीज थी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी सी थी। लेकिन शिवाजी के काल से आगे बढ़ते बढ़ते जब हम 1761 के आसपास यानी पानीपत के तीसरे युद्ध के आसपास तक आते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कितने बड़े क्षेत्र में जो है मराठे अपने आप को संस्थापित कर लिए हैं और एक तरीके से मराठे अब अखिल भारतीय सत्ता होने का दावा कर रहे हैं। यह वो काल है जो मराठा पेशवाओं का काल है और मराठा पेशवाओं के काल से लगातार जो है उनका संघर्ष देखा गया है, मतलब मुगलों के साथ, और उनका उत्थान देखा गया है। इसमें जो है, ये तो चलिए अगला क्वेश्चन हो गया। इसमें जो है आप ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में आगे जो आपके पीसीएस के एग्जाम्स हैं, जो दूसरे पीसीएस की क्वेश्चन जब हम करेंगे तब और भी बात करेंगे। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं यदि आप मराठों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हम निश्चित तौर पर जो है उनके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? फिलहाल यहाँ पे उत्तर हो जाएगा डी, मराठों का शासन। ठीक, चलिए अब इससे संबंधित क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अलग अलग पीसीएस परीक्षाओं में और यूपीएससी की परीक्षा में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपसे पूछा गया है कि अष्टप्रधान नाम की जो परिषद थी वो किससे संबंधित थी? तो इसका बहुत आसान उत्तर है और वो है मराठा प्रशासन से। मुख्य रूप से जो है ये शिवाजी के शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं उपलब्धि है और शिवाजी ने अपनी शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इसकी संस्थापना की थी। अष्टप्रधान क्या था? तो मुख्य रूप से इसमें 8 मंत्री हुआ करते थे। हालांकि ये इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर्स नहीं हुआ करते थे। मोटे तौर पर जो है ये एक तरीके के सेक्रेटरी आप कह सकते हैं, सचिव हैं, जो उस समय के शिवाजी थे जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज कहा जाता था। तो छत्रपति की सहायता के लिए 8 मंत्री हुआ करते थे। ये अलग अलग कार्यों से संबंधित थे, जैसे कि इसमें सबसे प्रमुख अधिकारी जो हुआ करता था वो पेशवा हुआ करता था, जो एक प्रकार से प्रधानमंत्री जो आज के पद होता है ना उसके तरीके से था। फिर इसमें जो है मजूमदार हुआ करता था जो एक तरीके से वित्त और राज्य मंत्री के समान था। इसमें वाक्यानवीस हुआ करता था जो आज के गृह मंत्री के समान हुआ करता था। इसमें सुमंत या दबीर हुआ करता था जो आज के विदेश मंत्री के समान हुआ करता था। इसमें सचिव हुआ करता था जिसको सुरनवीस या चिटनिस कहते थे, जो सचिवालय प्रभारी अधिकारी के समान हुआ करता था। इसमें सरनौबत हुआ करता था जो सेनापति के समान हुआ करता था। इसमें न्यायाधीश हुआ करता था जो राजा के बाद राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करता था। इसमें पंडित राव या सद्र हुआ करता था जो धार्मिक मामलों में राजा के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करता था। आप ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इससे संबंधित जो अधिकारी हैं, इससे संबंधित जो मंत्रीगण हैं, वो लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ का आंसर मैंने आपको बता दिया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 98 में पूछा गया है। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सुमंत या दबीर। सुमंत या दबीर ऐसा व्यक्ति होता था जो विदेश मंत्री के समान होता था और इस रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं सुमंत यहाँ पे दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अधिकारियों को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन पूछा गया है सन 2000 में। इसमें यह पूछा गया कि भाई संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? ये आपसे पूछा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई की नानाजी देशमुख। अब इसमें नानाजी देशमुख तो होंगे नहीं, अगर करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो उनमें इनका नाम चर्चा में था, भारत रत्न इनको प्राप्त हुआ था, तो ये तो नहीं है। ठीक, बाकी 3 हो सकते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों की जो पूरी लिस्ट है वो थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए। इसमें जो शिवाजी का जो समय है वो लगभग 1627 से लेकर 1680 के बीच है, जिसमें उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया था 1674 से लेकर 1680 तक। ठीक है, इसकी कहानी है। फिर उसके बाद शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुए उसमें उनके पुत्र और संबंधित व्यक्ति हैं, जिसमें देखिए संभाजी आपको महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। संभाजी जो हैं शिवाजी के पुत्र थे। हालांकि मुगलों के साथ इनका लगातार संघर्ष देखा जा रहा था, तो ये बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर सके। फाइनली जो है मुगलों के द्वारा इनको पराजित किया गया। तो 1680 से लेकर 1689 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर उसके बाद राजा राम का कार्यकाल रहा जो शिवाजी के दूसरे पुत्र थे, 1689 से लेकर 1700 तक। और 1700 तक आते आते संभाजी और राजा राम दोनों की ही मृत्यु हो चुकी थी। फिर उसके बाद
जो आप कह सकते हैं राजा राम की जो पत्नी जी हैं ताराबाई, वो अपने पुत्र को गद्दी पे बैठा दी। शिवाजी द्वितीय के नाम से उसने शासन किया और 1700 से लेकर 1707 तक ये शासन देखने को मिलता है। फिर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो कहानी क्या थी, मतलब ये कहानी लंबी है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि संभाजी को जब आप कह सकते हैं इनके ऊपर मुगलों का अटैक होता है और संभाजी को बाद में जब उनकी हत्या कर दी जाती है तो संभाजी के जो पुत्र होते हैं, ठीक है, जो बाद में शाहू जी के नाम से शासक बने, उन शाहू जी को जो है मुगल कैद कर लेता है। और जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद जो है रणनीतिक रूप से शाहू जी को छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद ताराबाई और शाहू जी के बीच एक तरीके से कह सकते हैं गृह युद्ध होता है और फाइनली शाहू जी जो हैं वो शासक बनने में सफल रहते हैं, जो 1707 से लेकर 1749 तक शासन करते हैं। फिर उसके बाद राजा राम का शासन है। हालांकि 1750 तक आते आते जो मुगल आप कह सकते हैं, मुगलों जैसे मुगल कमजोर हो रहे थे वैसे ही जो मराठा छत्रपति हैं, ठीक है, इनको छत्रपति कहा जाता था, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज आपने सुना ही होगा। तो जो छत्रपति जी हैं वो लगातार कमजोर होते गए और मुख्य रूप से आप याद रखेंगे शाहू जी के समय से ही जो अष्टप्रधान में एक मंत्री हुआ करता था पेशवा, उसका शासनकाल जो है एक तरीके से शुरू होने लगा। यानी अब पेशवा जो है वह शक्तिशाली होने लगा और धीरे धीरे छत्रपति जो है उनके अधीन देखा गया। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है मुख्य रूप से पेशवाओं के बारे में ध्यान रखना होगा। तो मराठा पेशवाओं की श्रृंखला शुरू होती है मुख्य रूप से, अगर आप इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें तो शाहू जी के समय से ही 1713 से जो है उनकी कहानी शुरू होती है। ऐसा कहा भी जाता है कि शाहू जी वास्तव में जो मराठा पेशवा था उनका महत्वपूर्ण समर्थन के चलते लंबे समय तक शासन करने में सफल रहे। हालांकि मराठा पेशवा लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाए। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना कि संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया, तो संभाजी के बाद वास्तव में धीरे धीरे छत्रपति की शक्ति क्या होगी, कमजोर होती जाएगी और पेशवा की शक्ति लगातार बढ़ती जाएगी। तो पेशवा की शक्ति बढ़ने के चलते ही जो प्रथम पेशवा हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका सबसे ज्यादा निभाएंगे। इसलिए यहाँ पे आंसर आपका जाएगा बी, बालाजी विश्वनाथ। यहाँ पे आपको जो है मराठा पेशवाओं की पूरी लिस्ट दी गई है, किस किस तरीके से उन्होंने शासन किया है। जैसे कि पहले मराठा पेशवा जो हैं जो महत्वपूर्ण थे वो बालाजी विश्वनाथ थे, शासनकाल 1713 से लेकर 20 तक है। फिर बाजीराव फर्स्ट हैं 1720 से 40, फिर बालाजी बाजीराव हैं 1740 से 61, फिर माधव राव, नारायण राव, माधव नारायण राव और अंतिम पेशवा हैं आपके बाजीराव सेकंड। हालांकि एक तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो अंतिम ये तीन पेशवा हैं इनके समय तक आते आते ब्रिटिश जो हैं वो मराठों से संघर्ष करने लगेंगे। ठीक, मोटे तौर पर आप देखेंगे, अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे कि 1774-75 से ही, ठीक है, 1774-75 से ही मुख्य रूप से मराठों का ब्रिटिशों से संघर्ष शुरू हो जाएगा। 1818 तक आते आते कुल मिलाकर 3 युद्ध होंगे और इन 3 युद्धों का अंततः परिणाम आप इस तरीके से देखेंगे कि जो मराठा हैं वो परास्त हो जाते हैं और अंग्रेज जीत जाता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, यानी आपका उत्तर क्या है, बी। ठीक, ये आपके याद करने के लिए दिया गया है, इसको आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था। ये बहुत एक बारी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रख सकते हैं, फैक्चुअल डिटेल है। तो मोडी लिपि का प्रयोग मुख्य रूप से जो है मराठों के शासनकाल में किया जाता था। मराठों के शासनकाल में मुख्य रूप से जो पत्र वत्र लिखे जाते थे, अभिलेख वगैरह लिखे जाते थे, डॉक्यूमेंट वगैरह लिखे जाते थे, वो मोडी लिपि में ही लिखा जाता था। ठीक है, तो आंसर है इसका डी, याद रख सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था। वह मराठों के द्वारा लाहौर से अपने वाइसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल आदीन बेग खां ने पंजाब पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। वह मुगल प्रशासन को चाहार महल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट और पसरूर के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था कि वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़पकर अपने राज्य में विलय करना चाहता था। अब जो पूरा आप इसकी भी कहानी है मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा
कि जो मराठों का जो पूरा शासनकाल है, ठीक है, जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि 1760 तक आते आते एक अखिल भारतीय सत्ता के रूप में विकसित हो गया था। अब मुगल एकदम से आप कह सकते हैं कमजोर हो चुके थे। मुगल जो है केंद्रीय जो राजनीति का क्षेत्र है उसमें अब उनकी भूमिका इतनी ज़्यादा नहीं देखी जा रही है। बेसिकली मराठा जो हैं वह सीधे सीधे भारत का दायित्व ले रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि हम एक अखिल भारतीय सत्ता हैं। और इसका कुल मिला के परिणाम क्या निकला कि जो अहमद शाह अब्दाली है, जो अफगान है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं अफगानिस्तान का शासक है, उसको मॉडर्न अफगानिस्तान का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान। वह जो है लगातार हमले कर रहा है, ठीक, वह लगातार हमले कर रहा है फ्रॉम 1748 ऑनवर्ड्स। 1748 के बाद से ही उसके लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं भारत पर। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका जो हमला है वो 1761 का है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जिसे कहा जाता है। अब इसी तीसरी लड़ाई में उसका सामना होगा मराठों से, जिसमें मराठे बहुत बुरी तरीके से पराजित हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इसका कारण क्या है। तो पानीपत की लड़ाई का तात्कालिक कारण ये था कि जब अहमद शाह अब्दाली 1748 के बाद से लगातार भारत पर हमले किया तो उस समय का मुगल शासक चूंकि बहुत कमजोर था, इसलिए उसने समझौता करते हुए क्या किया था कि पंजाब का क्षेत्र जो है अहमद शाह अब्दाली को दे दिया था। लेकिन 1757 तक आते आते अब मराठे जो हैं वह सोच रहे हैं कि हम जो हैं अखिल भारतीय सत्ता हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मराठों ने पंजाब के क्षेत्र में जाकर जो मुख्य रूप से अहमद शाह अब्दाली का आप कह सकते हैं एजेंट जो पंजाब में कार्य कर रहा था उसको वहां से भगा दिया। तो पानीपत की लड़ाई का तीसरा कारण या तात्कालिक कारण कह सकते हैं, पानीपत की लड़ाई का तात्कालिक कारण ये भी था कि अहमद शाह अब्दाली जिसने अपने पुत्र को, जो उसका वाइसराय के रूप में काम कर रहा था, तैमूर शाह, उसको जो है पंजाब के क्षेत्र से निष्कासित कर दिया था। तो पानीपत की लड़ाई के तात्कालिक कारण में आपको ध्यान रखना है कि अहमद शाह अब्दाली अपने वाइसराय जो उसका पुत्र था तैमूर शाह, उसको मराठों के द्वारा लाहौर से निष्कासित करने का बदला लेना चाहता था और इसी के लिए जो है उसने मराठों पे हमला किया। दोनों के बीच आप कह सकते हैं युद्ध हुआ, जिसमें अंततः वह मराठे पराजित हो गए, अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए। वह मराठों के द्वारा लाहौर से अपने वाइसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए मराठा पेशवा की पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, आप याद रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई उस समय कौन है, तो माधव राव जो है कौन है, मराठा पेशवा है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है, सबसे पहले तो तीसरा ही कथन देखते हैं। अहमद शाह दुर्रानी यानी जो अब्दाली है उसी को अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं। हम इतिहास में उसे अब्दाली के नाम से जानते हैं, हालांकि वो दुर्रानी था। अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली के बारे में भी मैंने आपको बताया, मोटे तौर पर अफगानिस्तान का शासक है, पंजाब के क्षेत्र पे दावा कर रहा है। तो पंजाब के क्षेत्र पे उसका दावा देखा जा सकता है, लेकिन रुहेलखंड राज्य से उसका डायरेक्ट संबंध नहीं है। ठीक है, अगर मानचित्र में हम देखें तो मानचित्र में आपको दिखाता हूँ। 1751 के भारत का एक मानचित्र है। जो जो राज्य हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये अफगान का राज्य यहाँ पे आपको दिख रहा है। अफगानों ने देखिए कितने बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा कर रखा है और पंजाब के क्षेत्र तक वो अपना दावा कर रहे हैं। ठीक है, इसी पंजाब के क्षेत्र से जब अहमद शाह अब्दाली के एजेंट को, अहमद शाह अब्दाली के वाइसराय को, उसके पुत्र तैमूर शाह को मराठे बाहर निकाल देंगे, उसी का बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली आएगा और पानीपत का तीसरा युद्ध होगा। ठीक है, तो अफगान यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको देखिए राजपूत दिखेंगे। ठीक, यहाँ पे एक छोटी शक्ति के रूप में यहाँ पे आपको दिल्ली के पास जाट दिखेंगे। ठीक है, भरतपुर राज्य के आसपास आप इसको देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको रोहिल्ला दिखेंगे, यहीं पे जो है रुहेलखंड राज्य है। ठीक है, यहीं पर जो है रुहेलखंड राज्य है। अब इस रुहेलखंड राज्य से आप ध्यान रखेंगे कि जो अफगान है, अफगानों का जो है अब वंशगत आधार पर संबंध देखा जा सकता है, लेकिन अहमद शाह दुर्रानी ने इसका निर्माण किया था, इस बात का जो है कोई प्रमाण नहीं है, इस बात का कोई आधार नहीं है।
तो रुहेलखंड राज्य जो है वह मुख्य रूप से अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से निर्मित हुआ है, ये बात एकदम गलत है। तो अगर हम तीसरा काट दें तो 2 कट जाएगा। अब देखिए 2 बचा, 1 और 2 और केवल 2। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा वाला कथन तो हमारा सही है, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये बात तो एकदम सही है भाई। विजयनगर साम्राज्य से जो है मैसूर राज्य का उदय हुआ था, ये आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है मैसूर राज्य दिखेगा, ठीक है। और मिडिवल हिस्ट्री में जो विजयनगर साम्राज्य था वो भी इसी क्षेत्र में अवस्थित था। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर राज्य का उदय यहाँ पे देखने को मिलता है, ये बात एकदम सही है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि भाई क्या ये वाला जो हमारा विकल्प है, विकल्प नंबर 1, क्या हैदराबाद राज्य से ठीक आरकोट की निजामत का उदय हुआ है? ठीक है, अब देखिए इसका मैं आपको मानचित्र दिखाता हूं तब आप इसको समझेंगे। सबसे पहले तो हैदराबाद के राज्य को देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको निजाम डोमिनियन दिख रहा है, यानी निजाम का राज्य, यानी जिसे हैदराबाद कहते थे वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अर्काट का साम्राज्य कहाँ पे है, आरकोट कहाँ पे है? तो ये जो आपको कर्नाटिक रीजन दिख रहा है, देखिए अभी दिखेगा आपको यहाँ पे, ये पिछले मैप में भी मैंने आपको दिखाया था पिछली क्लासेस में, कर्नाटिक रीजन, यहीं पर जो है अर्काट का राज्य था, ठीक है, अर्काट का राज्य था। जिस प्रकार से हैदराबाद का राज्य जो है वह मुगलों के अधीन हुआ करता था, उसी प्रकार से अर्काट या कर्नाटक का राज्य निजाम के अधीन होता था, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से हैदराबाद का राज्य मुगलों से स्वतंत्र रूप में व्यवहार कर रहा था, उसी प्रकार से कर्नाटक भी स्वतंत्र रूप से व्यवहार कर रहा था, ठीक है। तो ये एक तरीके से अर्ध स्वतंत्र रूप में था, लेकिन ये किसी भी रूप में नहीं देखा जा सकता है, किसी रूप में ये नहीं कहा जाएगा कि ये इससे निकला है, ठीक है। दोनों की सत्ता अलग है, ठीक है। वो अधीनता भले ही स्वीकार करता हो, लेकिन उसकी सत्ता उससे अलग थी। तो ये वाला जो विकल्प है जिसमें कहा जा रहा है कि हैदराबाद राज्य से अर्काट की निजामत का उदय हुआ, ये गलत है, ठीक है। अर्काट या जिसे कर्नाटक रियासत कहते हैं उसका उदय लेटर मुगल फेज में हुआ है, इसलिए पहला वाला जो कथन है वो सही नहीं है। देखिए इस वाले मानचित्र में और देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र का क्षेत्र, मोटे तौर पर मराठों का क्षेत्र दिख रहा है। यहाँ पे आपको देखिए निजामों का डोमिनियन दिखेगा, हैदराबाद राज्य दिखेगा। ये क्या है? ये है हैदराबाद राज्य। ये क्या है? ये हैदराबाद राज्य है। यहाँ पे आपको मैसूर दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है अर्काट। यहाँ पे देखिए कितना क्लियरली लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना अर्काट। इसी को कहा जाता था कर्नाटक का राज्य, ठीक, कर्नाटिक क्षेत्र। तो ये जो है इससे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, मतलब अर्काट की रियासत इससे निकली नहीं है। ये जरूर कहा जा सकता है कि निजाम जो है इसके ऊपर अपना दावा करता था, हालांकि वह जिस तरीके से निजाम मुगलों से स्वतंत्र व्यवहार कर रहा था वैसे ये भी स्वतंत्र व्यवहार कर रहे थे, लेकिन ये इससे निकला नहीं है, ठीक है। मतलब उदय इसका नहीं हुआ है, यानी पहला वाला कथन सही नहीं है, केवल दूसरा कथन सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी, ओनली 2, ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैप देख के ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आपकी सहायता के लिए मैंने कई सारे मैप्स डाल दिए हैं, उनको देखकर आप याद कर सकते हैं कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है वो मोटे तौर पर संबंधित है बंगाल के क्षेत्र से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? बंगाल के नवाब से क्वेश्चन पूछा गया है। बंगाल के साथ ब्रिटिशों का संबंध किस तरीके से रहा उस पर लगातार क्वेश्चन आता है, जिसमें प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, इलाहाबाद की संधि हो गई, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें मोटे तौर पर मुर्शिदाबाद और मुंगेर की राजधानी के संबंध में आपको अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम की उपलब्धियों के बारे में ध्यान रखना होगा, और इसमें मोटे तौर पर जो उत्तर है वह है आपका मीर कासिम। अब हुआ क्या, इसकी भी कहानी लंबी है कि जब 1757 में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तो सिराजुद्दौला उस समय का जो नवाब था, ठीक है, जिसके साथ प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया गया, मार दिया गया, और उसके स्थान पर मीर जाफर को राजा बनाया गया। लेकिन मीर जाफर जो है वह समय के साथ अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को पूरा कर पाने में सफल नहीं था, तो 1757 से लेकर 60 के काल में राज करने के बावजूद बाद में उसको हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है मीर कासिम को शासक बनाया जाता है, और अंग्रेज अब सोच रहा है कि मीर कासिम हमारे अधीन रहकर हमारे हिसाब से काम करेगा, लेकिन मीर कासिम जो है कुछ ज़्यादा ही योग्य निकला। वह जो है अंग्रेज के अधीन रहकर काम नहीं करना चाहता था, और इसीलिए मीर कासिम ने क्या किया कि मुर्शिदाबाद जो पहले राजधानी हुआ करती थी उससे उठाकर राजधानी मुंगेर हस्तांतरित कर ली, ताकि अंग्रेजों से वो दूर रहे,
ठीक है, इसी बात को लेकर बाद में और भी दूसरे मुद्दों को लेकर उसका अंग्रेजों से विवाद हुआ, जिसका अंततः परिणाम 1764 के बक्सर के युद्ध में देखा गया, जिसमें अंग्रेजों ने भारत की बड़ी-बड़ी शक्तियों को हरा दिया। अवध के नवाब को, मुगल के सम्राट को, ठीक, मुगल सम्राट को और बंगाल के नवाब को। और उसके बाद से जो है ब्रिटिश प्रभुसत्ता का दौर देखने को मिलता है, जो 1700 आप कह सकते हैं 57 से शुरू हुआ, 64 में और मजबूत हुआ और 1947 तक लगभग 200 साल तक जारी रहा। ठीक है, तो मीर कासिम की उपलब्धियां ये पूछा जाता है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यही कहानी है जो बंगाल का है उसी का आगे। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर है बी, खासी। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको याद भी है, जैसे मतलब अभी थोड़ा सा संक्षेप में बताया कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने जो है बंगाल पर अपनी सत्ता काबिज कर ली। इसको और मजबूत किया बक्सर के युद्ध में 1764 में। फिर उसके बाद जो है 1765 में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो था उसके अधीन जो है इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र के जो रेवेन्यू राइट्स थे, ठीक है, दीवानी अधिकार जो थे वो अंग्रेजों के हाथ में आ गए। तो बंगाल के एक बड़े क्षेत्र पर अब अंग्रेज अपना कब्जा करना चाहता है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट में जो असम का क्षेत्र था उस क्षेत्र पर अंग्रेज लगातार अपना प्रसार करता था। तो इसके लिए उसने क्या किया कि जो असम का क्षेत्र था, उस असम के क्षेत्र में सिलहट नाम का एक एरिया हुआ करता था, उस सिलहट के क्षेत्र में अंग्रेज गए ताकि वहां पे जो चूना व्यापार वगैरह हुआ करता था उस चूने व्यापार पर हम अपना कब्जा कर सकें। ठीक, वहां पे जो खासी जनजाति के लोग हुआ करते थे वह विविध प्रकार की बार्टर सिस्टम पे काम करते थे, मतलब लेन देन की पद्धति, जिसमें चावल, नमक, मछली वगैरह के बदले वे रेशम, सूती का सामान, लोहा, मोम, मधु मतलब शहद और सींग का व्यापार करते थे, और सिलहट की सीमा पर इसको किया जाता था। ठीक, यहाँ पे जो खासी की पर्वत थे, खासी की पहाड़ियां थीं, वहां पे चूना पत्थर हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल बंगाल के चूना पत्थर की मांग की पूर्ति के लिए करता था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में जो है, जो उसके अधिकारी वगैरह होते थे, जो पर्सनल ट्रेड वगैरह किया करते थे, वो चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे खासी जनजाति से उनका संपर्क हुआ। बाद में इसी बात को लेकर लड़ाई होगी और वह जो है असम के क्षेत्र पे कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें भारत में लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है और इनका सही कालानुक्रम पूछा है। ठीक है, कौन कौन से युद्ध हुए ब्रिटिश शासन काल में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इनका क्रम याद रखना है, कब कब हुआ, किस समय हुआ, किस किस के बीच हुआ, सन याद रखनी है, तब आप इसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि देखिए मैंने आपको यहाँ पे टेबल दिया है। जब हम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बात की थी, उसको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जो पहला कर्नाटक युद्ध है जो 1746 से 48 के बीच शुरू हुआ, उसमें जो युद्ध हुआ था वो अडियार का युद्ध या सेंट थॉम का युद्ध था। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था 1749 से 1754, इसमें जो युद्ध हुआ था वो था आपका अंबूर का युद्ध, ये 1749 में है। जो तीसरा है वो 1756 या 1758 भी डेट मिलती है, तो 1756 या 1758 से लेकर 1763। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध है वांडीवाश का युद्ध, जो सबसे निर्णायक युद्ध था, जिसमें फ्रांसीसी हार जाता है और अंग्रेज जीत जाता है। ठीक है, तो वांडीवाश का युद्ध 1760 में। इसके अलावा सेंट थॉम का युद्ध मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट कर्नाटक वॉर। अंबूर का युद्ध 1749, वांडीवाश का युद्ध 1760। इसके अलावा एक डचों के साथ अंग्रेज का युद्ध हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया था, जिसे बिदरा का युद्ध या इसे जो है हुगली का युद्ध कहा जाता है। ये 1759 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और डच अब जो है एक बहुत बड़ी शक्ति नहीं बन पाए। इसके अलावा आपको पोर्टो नोवो का युद्ध याद रखना है, जो 1781 में हुआ था। ये सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध का भाग था, जिसमें हैदर अली पराजित हुआ था, हालांकि उसने हार नहीं मानी थी। अब इसी आधार पर अगर हम देखें तो आप इसका एक क्रम देख सकते हैं। वांडीवाश का जो युद्ध है वो कब हुआ है, तो आप याद रख सकते हैं 1760 में है। बक्सर का युद्ध कब हुआ है, 1764 में है। अंबूर का युद्ध अभी मैंने आपको बताया 1749 के आसपास है। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में है। अब क्रम याद रख सकते हैं, यानी सबसे पहले कौन सा हुआ है, अंबूर का युद्ध हुआ है, तो अंबूर का युद्ध यहाँ पे हो गया।
ठीक, फिर 57 वाला आ जाएगा आपका, तो प्लासी का युद्ध, बांडीवाश का युद्ध 1760 में, बक्सर का युद्ध 1764 में। तो इस तरीके का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। इस युद्ध की लिस्ट को आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है यह भी युद्ध से संबंधित है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलन पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बक्सर का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध और खुर्दा का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध के बारे में तो हमें पता है, ये 1764 में हुआ है और इससे संबंधित पर्सनैलिटी कौन है, तो भाई कासिम है, मीर कासिम हमारा। तो मीर जाफिर तो है नहीं, इसका मतलब गलत हो जाएगा। बांडीवाश का युद्ध अभी हमने बताया 1760 में, और ये फ्रांसीसी और मुख्य रूप से आप याद रख सकते हैं, वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुआ था, यानी ये तो सही सुमेलित लग रहा है। बाकी दोनों देखते हैं। चिलियावाला का युद्ध, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। यह जो है आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। और मोटे तौर पर आप ध्यान रखेंगे, इसकी जो डेट है वह है 1849, जिसमें मुख्य रूप से एक तो आपका डलहौजी हो गया और दूसरा हो गया सिख। ठीक है, तो मराठों से इसका संबंध नहीं है, गलत हो जाएगा। खुर्दा का युद्ध, ये वाला जो डेट है इसका भी आप ध्यान रखेंगे, ये 1795 से संबंधित है। ठीक, और ये जो है मुख्य रूप से निजाम और मराठे के बीच हुआ था। निजाम और मराठे के बीच ये देखा गया था, जिसमें निजाम की हार हुई थी। ठीक है, तो इसकी डेट्स आपको ध्यान रखनी है, युद्ध आपको ध्यान रखना है, और इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, एक पूरा आप टेबल बना सकते हैं और उसके बेस पे आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे? आप याद कर सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, 2001 में आया था, और इसका सही उत्तर है टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान किससे संबंधित है? तो ये मैसूर राज्य से संबंधित है, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान, उनकी उपलब्धियों पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे, और वह अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को समझा था और अंग्रेजों के खिलाफ सहायता लेने के लिए उसने कार्य किया था। हालांकि उसको जो है हार का सामना करना पड़ता है, और 1799 में अंततः जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, उसके बाद से मुख्य रूप से भारत पर, मैसूर के क्षेत्र पर और दूसरे क्षेत्रों पर अंग्रेजों की सत्ता काबिज हो जाती है। तो टीपू सुल्तान और हैदर अली की उपलब्धियां आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। पहला विकल्प है, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में समाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। कि मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ठीक है, इसमें कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, ये पूछा है। अब देखिए क्या है, राजस्व कृषि पद्धति क्या होती है, पहले ये समझते हैं। राजस्व कृषि पद्धति, या जिसे एक तरीके की इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इजारेदारी पद्धति, ठीक, या इसे रेवेन्यू फार्मिंग कहा जाता है, रेवेन्यू फार्मिंग। ठीक, रेवेन्यू फार्मिंग, ये क्या होता है? तो ये कृषि में एक ऐसी, या भू राजस्व से संबंधित एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसानों से भू राजस्व वसूलने के लिए ठेके पर कृषि के जो रेवेन्यू राइट्स हैं वो दे दी जाते हैं। यानी होगा क्या कि किसी एक एरिया स्पेसिफिक में, मान लीजिए इस एरिया के रेवेन्यू राइट्स वसूलने हैं, तो इस रेवेन्यू राइट्स को वसूलने के लिए यहाँ के क्षेत्र से रेवेन्यू राइट वसूलने के संबंध में जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसको रेवेन्यू राइट दे दिया जाएगा। उसे इजारेदारी पद्धति या एक तरीके का कहा जाता है। मोटे तौर पर आप याद रख सकते हैं कि यह जो है ठेकेदारी व्यवस्था कहलाती है। और बंगाल में इसको जो है प्रारंभ करने का श्रेय मुर्शीद कुली खां को जाता है। किसको जाता है? मुर्शीद कुली खां को। ठीक, मुर्शीद कुली खां को। बाद में मुर्शीद कुली खां जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये स्वतंत्र हो जाएगा और बंगाल में स्वतंत्र नवाबों की परंपरा शुरू होगी। ठीक है, तो अली मर्दान खान नहीं है, मुर्शीद कुली खां है। तो इसका मतलब यही हुआ कि यही वाला जो कथन है वो सही नहीं है। आंसर हमारा ए से ही मिल गया, ए है। ठीक है, यानी बाकी कथन सही है कि महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत अनुवाद कराया। और टीपू सुल्तान ने क्या किया? तो श्रृंगेरी मंदिर में शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया।
ठीक है, तो ये तीनों सही हैं, पहला वाला आपका सही नहीं है, सही उत्तर है आपका यहाँ पे ए। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी तो भाई फर्स्ट वॉर से संबंधित था, है ना, 1526 पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था, इसमें बाबर है, इब्राहिम लोदी है। तीसरे वाले में तो भाई मराठे थे, अहमद शाह अब्दाली था। इसका मतलब पहला ही गलत हो गया। अगर मैं काट दूं तो ये कट गया हमारा। देखिए दूसरा देखते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, यह भी गलत है क्योंकि तीसरे में नहीं हुई थी, चौथे में हुई थी। कुल मिला के 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, चौथे में उसकी मृत्यु हुई थी 1799 में। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब हुआ पहला और दूसरा गलत। अब देखते हैं बी वाला आंसर, मतलब तीसरा वाला देखते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया। एकदम बात सही है, 1757 में हुआ था, तभी बाद में मीर जाफर राजा बना था, है ना। इसका मतलब ये सही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा केवल बी आंसर सही है, केवल सी जो है मतलब केवल 3 इसका सही होगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब जो आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे उसमें हम इससे रिलेटेड टेबल्स आपको देंगे ताकि आप इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से याद कर सकें। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से यूपीएससी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हम और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में, जिसमें यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे। ठीक, इसके अलावा उत्तराखंड के होंगे, बीपीएससी के होंगे, एमपी पीसीएस के होंगे, छत्तीसगढ़ के होंगे, राजस्थान के होंगे। इन सभी में आप देखें किस तरीके से क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए हैं, उनको आपको ध्यान रखना है और आप काफ़ी आसानी से जो है उसका उत्तर दे पाएंगे अगर आप पीवाईक्यू अभ्यास की श्रृंखला का लगातार अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, तो हमारे ज्ञानपुर चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ उसको आप कह सकते हैं शेयर करना है, लिंक साझा करना है, और इस तरीके से आप जो है बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।